जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी हौसला अफजाई हो रही है आपके व्यूज के आधार पर, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स के आधार पर। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मैं अपने में से बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए चांसेस बढ़ सके। तो चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉप बायोडाइवर्सिटी कॉप 16, जो इन्वायरमेंट बेस्ड है। और ये हम लोगों ने पिछले दिन के इस टॉपिक में हमने इसको कवर किया था। लेकिन अभी जो है एक इसका अगला स्टेज का न्यूज़ है, इसके बारे में समझते हैं। जो कि इसमें कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो कॉप 16 की जो अभी मीटिंग होने वाली है नवंबर में, इससे पहले ही एक मीटिंग हुई है कैली कोलंबिया में। और वहाँ पर बात की गई थी कि बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को अलग नहीं देखा जा सकता। दे आर इंटरवाइंड, एक दूसरे से इंटरेक्शन है। और यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, और क्लाइमेट चेंज यदि बढ़ता है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। या बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करेंगे तो क्लाइमेट अच्छा होगा, और क्लाइमेट को अच्छा करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी अच्छा होगा। तो ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये एक मुद्दा रखा गया है। इसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं कि वाई इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है। As the annual climate change meeting approaches, scheduled to occur in Baku, Azerbaijan on November 11, and nations have convened in Cali, Colombia for the biennial यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस। तो जो कि अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मीटिंग अभी नवंबर में होने वाला है, जो शेड्यूल्ड है 11 नवंबर को अजरबैजान बाकू में। इससे पहले ही इनके जो मेंबर है यहाँ पर भी बुलाए गए कैली कोलंबिया में, जहाँ पर कि जो कि इनका जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का जो मीटिंग होती है हर 2 साल पे होती है, बाईएनियली। What is the significance of COP16 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? तो इस कॉप 16 का क्या इंपॉर्टेंस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को लेकर। कॉप 16 मार्क्स द इनॉग्रल गैदरिंग फॉलोइंग द इंडोर्समेंट ऑफ द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF इन 2022। तो कॉप 16 एक इनॉग्रल गैदरिंग थी जो हर 2 साल में होता है, जो हर बार बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन वाले मिलते हैं। फॉलोइंग द इंडोर्समेंट, इससे पहले इस बात को एक्सेप्ट किया गया था, इंडोर्स किया गया था, समर्थन दिया गया था कि मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क हुआ था 2022 में, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसको इंडोर्समेंट मिल चुका था, समर्थता सबकी मिल चुकी थी, विच एस्टैब्लिश एम्बिशियस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टारगेट, जिसमें कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टारगेट रखा गया था, जिसको 30x30 आपको ध्यान हो, इंक्लूडिंग द इनिशिएटिव टू कंजर्व 30% ऑफ द लैंड एंड ओशियंस बाय 2030। तो ये मुख्य मुद्दा था कि सिग्निफिकेंस ये है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन 30% बढ़ना है। और साथ में ये भी बताया गया था कि जहां डिग्रेडेशन हो चुका है वैसे को एटलीस्ट 30% को रिस्टोर भी करना है। तो जो पहले से हैं, अच्छे हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब कि उसको बचा कर रखना, प्रोटेक्ट करना है। साथ में ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। लेकिन जहां पे डिग्रेड हो चुका है वैसे जगहों पे एटलीस्ट 30% को आपको रिस्टोर करना है। तो 2 मुख्य मुद्दे हैं, और यहां पर दोनों में होगा, लैंड एंड ओशियन, लैंड एंड मेराइन, टेरेस्ट्रियल और मेराइन दोनों जगह पे होगा। 30% की बात हो रही है। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू एलिवेट biodiversity discussion to prominent level akin to climate change negotiation, recognizing the। और यहाँ ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें ये बायोडाइवर्सिटी को जो डिस्कशन को और भी ऊपर ले जाने की कोशिश की गई है, और जहां पर बात कर सके कि ये क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशन भी है। यदि बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के साथ नेगोशिएशन की बातें करेगा तो वो एक बहुत मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है। एंड इट रिकॉग्नाइज द इंटरवाइंड नेचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस चल रही है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, तो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज आपस में एक दूसरे से इंटरवाइंड है, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इज इट ओके? एंड COP 16 seeks to enhance global commitment
टू हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। और कॉप 16 ने ये चाहता है कि इन्हांस करना चाहता है कि ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोके और कम करे। It halts the biodiversity loss and aims to establish mechanism to monitor the implementation of the GBF। और ये भी चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए, स्टैब्लिश किया जाए कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF में बात की गई थी, जिसमें 30% 30x30 की बात की गई थी, वो हर देश उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज भी देखा जाना था। ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स अंडरस्कोरिंग द अर्जेंसी ऑफ रिवर्सिंग इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। और जो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है और टारगेट है कि लोग इसको बहुत ज्यादा ध्यान दे, ये बहुत अर्जेंट है कि इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन को उल्टा करना है, डिग्रेडेशन की ओर बढ़कर नहीं, उसको अच्छाई की ओर, उसका जो कंडीशन है इकोसिस्टम को फ्लोरिश करना है। की एजेंडास फॉर कॉप 16 में देखा जाए तो की एजेंडा कॉप 16 के क्या है, तो यहाँ पर 30x30 टारगेट्स की बात की जा रही है। अ प्राइमरी फोकस विल बी ऑन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 30x30 गोल्स, जिसमें कि विच एम टू डिजिग्नेट एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन एरियाज एज प्रोटेक्टेड एज वेल एज इनिशिएटिंग रिस्टोरेशन। तो एक तो 30% जो टेरेस्ट्रियल है और मेराइन एरिया है उसको आपको क्या करना है, कंजर्व करना है। पहले ही जहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच है लेकिन फिर भी उसको कंजर्व करके रखना है। इसको कम से कम एटलीस्ट कहा गया है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं 40% 50%, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है इनिशिएट करना है रीस्टोरेशन एफर्ट्स इन द एटलीस्ट 30% ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम। और जो लैंड टेरेस्ट्रियल और मेराइन में जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो चुके हैं उसमें 30% को कम से कम या ज्यादा भी 40%, एटलीस्ट 30% को रिस्टोर करने की कोशिश करना है। सो दिस इज द, एक में आपको कंजर्व करना है जो पुराने रिच बायोडाइवर्सिटी वाली जगह का कम से कम 30%, और एक में जो खराब हो चुका है उसको एटलीस्ट 3% रिस्टोर करना है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान, तो इसमें भी जैसे आपने जितने भी मेंबर है पेरिस एग्रीमेंट में आपने देखा होगा, पेरिस एग्रीमेंट में सभी का क्या है, एक नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड, की सभी को अपना अपना डिटरमाइन करना होगा कि आप कितने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम करेंगे। तो ये दिया गया है, इसी बेसिस पर सभी देश को जो मेंबर कंट्री है उनको ये बोला गया है कि आप कितना अच्छा बायोडाइवर्सिटी करेंगे और लॉस को कम करेंगे। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान है ये भी इसी पर डिपेंडेंट है। और इसको जो बोला गया है सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन बताएं, तो लेकिन अभी तक ओनली 32 कंट्रीज ने ही अपना ये एनबीएसएपी दिया है, और बचे आउट ऑफ 196 कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज अभी सबमिट भी नहीं किए हैं। कंट्रीज विल डिस्कस एंड सबमिट देयर एनबीएसएपीज डिटेलिंग टाइम सेंसिटिव एक्शन टू अचीव द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट। तो जो 2022 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को टारगेट की गई थी कि 30% को अचीव करना है वाला, उसके लिए आपको सभी का अपना एनबीएसएपी आपको देना होगा कि आप कितना डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर एक्शन लेके कितने पर आप बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करेंगे और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएंगे। करेंटली ओनली 32 out of the 196 countries have submitted their NBSAPs. नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल। ये जब कहा जाता है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आप किसी कंट्री से एक अच्छा जेनेटिक बेस्ड कोई प्लांट लेते हैं और उस प्लांट से किसी कंट्री को लेता है, वो उसको फायदा होता है, तो उस फायदे को वहाँ के जो फार्मर है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उसके शेयरिंग करनी चाहिए बेनिफिट को, और साथ में जिस कंट्री से आपने लिया है वहां पर भी शेयरिंग करनी चाहिए बेनिफिट को। तो यहां पर उसी की बात कर रहे हैं, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग एबीएस प्रोटोकॉल, और इसमें नागोया प्रोटोकॉल से लिया गया है। इसमें ऑन गोइंग नेगोशिएशन विल फोकस on equitable sharing of benefits derived from the
जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज बदलाव है और उसके द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको शेयर करना चाहिए, स्पेशली कंसर्निंग द यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या डिजिटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तब भी आपको एक शेयरिंग करनी चाहिए बेनिफिट को, इंश्योरिंग फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकुलरली टू इंडिजिनस कम्युनिटीज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है जहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है जेनेटिक रिसोर्स का, वहाँ के कम्युनिटी को तो शेयर मिलना ही चाहिए जो बेनिफिट जाए। अगला जो देखा जा रहा है कि इसमें कौन सा एजेंडा कॉप 16 का है, हाई सीज ट्रीटी अलाइनमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भारत है, भारत जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है और लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक देखेंगे, 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब 360 किलोमीटर कोस्ट के बाद लीगल एरिया से बाहर आ जाते हैं और ये एरिया को हाई सीज कहा जाता है, हाई सी। तो जो बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री, भारत के जो नेशनल बाउंड्री से या किसी कंट्री के नेशनल बाउंड्री से जो सी है वो हाई सी कहा जाता है। तो हाई सी ट्रीटीज अलाइनमेंट, तो यहाँ पे डिस्कशन है कि डिस्कशंस will address agreement for conserving marine biodiversity beyond national borders, including the establishment of protected marine areas and equitable resource sharing। और कहा गया कि जो नेशनल बाउंड्री के बियॉन्ड है वहां पर भी कंट्री जाकर अपना वहां पर एक ऐसा स्टैब्लिश करे कि मराइन एरियाज को प्रोटेक्ट करे हाई सीज में, तो हाई सी ट्रीटी रहेगा और इससे जो बेनिफिट वहां पर जो होगा वहां के लोकल लोग और आपस के कंट्रीज जो उसमें सपोर्ट करेंगे उसमें उसको बेनिफिट और प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। फाइनेंसिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, तो फाइनेंसिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जाए तो अ सिग्निफिकेंट टॉपिक विल बी मोबिलाइज्ड दैट इट इज 200 बिलियन एनुअली बाय 2030 तक, आपको 200 बिलियन डॉलर पर साल 2030 तक किया जाएगा, जिसमें साथ में 20 to 30 बिलियन पर ईयर एक्सपेक्टेड टू फ्लो फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग नेशन को दिया जाएगा। और इसमें से डेवलप्ड, ये तो आपको जो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 200 बिलियन डॉलर तक का अपने फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के द्वारा देगा, इसके अलावा 20 से 30 बिलियन डॉलर पर ईयर जो देना होगा डेवलप कंट्री को, डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग नेशंस को देगा, जिससे कि बायोडायवर्सिटी लॉस को कम किया जा सके और इसको अच्छा बनाया जा सके। हाउ विल countries align their NBSAPs with the ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो अपना हर एक कंट्री किस तरीके से अपना NBSAP का टारगेट तैयार करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे टाइम बाउंड एक्शन प्लान लेना होगा, टाइम बाउंड एक्शन प्लान। adopt a structure, NBSAP will adopt a structure similar to the national determined contribution की तरह वैसा स्ट्रक्चर देगा अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। जो INDC जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में है, जिस प्रकार से बोला गया है सब लोग अपना अपना कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, इसी तरह इसी का ऐसा ही स्ट्रक्चर NBSAP भी दे रहा है। एस्टैब्लिशिंग नेशनल गोल्स अलाइंड विद द GBF टारगेट्स, और हर एक कंट्री अपना नेशनल गोल तैयार करे जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से मैच करता रहे, उसके टारगेट को मैच करता रहे। टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, तो इसको एक तो रोक देना है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स भी कर देना है 2030 तक। फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, नेशंस मस्ट एंश्योर देयर NBSAP रिफ्लेक्ट द GBF ऑब्जेक्टिव। तो ये जरूरी है कि हर कंट्री जिसने अपने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान जो है बना, हर कंट्री का जो इन्होंने प्रॉमिस किया है वो GBF के ऑब्जेक्टिव को जरूर कंप्लीट कर रहा होगा। एंड इनकॉर्पोरेट मैकेनिज्म्स फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस, और साथ में मैकेनिज्म को भी साथ में इनकॉर्पोरेट करेगा जिससे कि उनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है वो भी आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे जो CBD है और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है वो इसको रेगुलेट कर सके, पता लगा सके आपका ट्रैकिंग अच्छे से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। एंड उसमें अडेप्टिंग स्ट्रेटजीज एंड रेगुलरली रिपोर्टिंग टू द CBD सेक्रेटरीट, और इसके लिए रिपोर्ट डायरेक्टली हमेशा करना होगा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के सेक्रेटेरिएट को। अगला है इंटीग्रेटिंग रीजनल प्रायोरिटीज, और साथ में रीजनल प्रायोरिटीज को भी इंटीग्रेट करना होगा। कुछ जगहों पर अलग ढंग से बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम होगा,
उसको भी प्रायोरिटीज को भी लेकर चलना होगा। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान will need to consider specific biodiversity challenges and regional ecological characteristics while aligning with the global target। तो ग्लोबल टारगेट के साथ साथ जो रीजनल लेवल पर कुछ बायोडायवर्सिटी के चैलेंजेस हो गए उसको भी अलाइन करके उसको भी टारगेट करके लेकर चलना होगा। लेकिन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का जो टारगेट है उसको जरूर फुलफिल करना है अंडर द कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। और ये जो फ्रेमवर्क जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जो कि मॉन्ट्रियल कन्मिंग मॉन्ट्रियल में 2022 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय किया गया था। What role do various stakeholders play in achieving the objective set out at COP16? तो क्या रोल है वेरियस स्टेक होल्डर्स का जो नेशन है नेशन में रहने वाले लोग हैं उनका क्या रोल है एंड प्ले इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट एट COP16 जो हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। पहला देखा जाए नेशनल गवर्नमेंट क्या करेगा। नेशनल गवर्नमेंट tasked with the developing and implementing NBSAPs, mobilizing financial resources and तो ये टास्क रहेगा कि जितना भी है जो NBSAP जो है नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान है उसको डेवलप किया, हर एक कंट्री डेवलप करे कि ये करना है और उसको इम्प्लीमेंट करे और साथ साथ में इसको करने के लिए मोबिलाइज करना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसके वजह से साथ में जो पैसा रहेगा उसके साथ ही आपको फॉरेस्ट लगा सकते हो। डिफॉरेस्टेशन कहीं रुक रहा है तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ को कैसे रोकें, तो इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। तो आप उसको जो डेवलप कंट्री है डेवलपिंग नेशन को देगा और साथ में जो $200 बिलियन का जो रखा गया है कि इसके लिए किया जाए एवरी ईयर टिल द 2030, तो उस पैसे को मोबिलाइज करके फाइनेंशियल रिसोर्स को ये सब एम करना होगा हर नेशनल गवर्नमेंट को। and the हर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज टू अलाइन विद द GBF गोल। ये तो आप समझ रहे हैं कि GBF गोल के साथ हर नेशनल का जो SBA जो होगा ग्लोबल जो उनको जो अपना टारगेट मिला हुआ है जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का जो टारगेट है उसको अपना अचीव करना होगा। एंड इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज, साथ में इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज की बात की जाए तो क्रूशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो कहीं पे भी यदि कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की बात की जा रही है अलॉन्ग विद द ह्यूमन इंटरफेस तो वहां पे लोकल कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो होगा ही नहीं। पार्टिकुलरली इन बायोडायवर्सिटी रिच रीजन्स एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। या तो वहाँ के लोकल लेवल का नॉलेज लेकर या जो टेक्निकल लेवल पे नॉलेज लेकर वहाँ के बायोडायवर्सिटी को दोबारा रिच करना होगा जो रिच है और उसको कंजर्व करते रहना होगा 30% से ज़्यादा रीजन को, और इसके लिए जो फायदा होगा वो लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, शेयर किया जाए। प्राइवेट सेक्टर एंड कॉरपोरेशन expected to contribute financially to the biodiversity conservation, adopt sustainable practices and support biodiversity credits and conservation projects। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जा रही है तो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट भी करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है ये भी कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और चाहे ट्राई करेंगे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लिया जाए और बायोडायवर्सिटी को और अच्छा किया जाए, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट को और मजबूत फाइनेंशियली किया जाए जिससे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फुलफिल हो सके और सक्सेसफुल हो सके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस, अब ये क्या रोल करेंगे, इट विल प्ले अ रोल इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हो रहा है हर कंट्री में, ऑफरिंग टेक्निकल सपोर्ट, एडवोकेटिंग फॉर बायोडायवर्सिटी फ्रेंडली पॉलिसीज, और ये टेक्निकल सपोर्ट देंगे साथ में एडवोकेट करेंगे कि आपकी जो पॉलिसी हो बायोडायवर्सिटी फ्रेंडली हो एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, और साथ में ये एनजीओ जो है और दूसरे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के क्या फायदे हैं। साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो क्या करेंगे इनका रोल, तो एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, वो रिसर्च करते हैं, डाटा गैदर करेंगे, यस साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन,
और जो पहले हो चुका है, कुछ लोग फॉरेस्ट को, बायोडायवर्सिटी को बचाया है, तो वहाँ पर एविडेंसेस है, तो उस पर और रिकमेंड करेंगे ऐसी जो साइंटिफिक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होंगे टू गाइड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिससे कि बायोडायवर्सिटी में कंजर्वेशन स्ट्रेटजी और बेहतर बनाया जा सके और सस्टेनेबल बनाया जा सकते यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल यूज भी होता रहे नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका वे फॉरवर्ड क्या सॉल्यूशन है? इंडिया मस्ट इन्हांस इट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अपना फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कानूनी पैजामा उसको इन्हांस करे फ्रेमवर्क को, एंड डेवलप रॉबस्ट मॉनिटरी सिस्टम, और साथ में मॉनिटरी सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप करे टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जिससे कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, इंक्लूडिंग अचीविंग the 30x30 targets and preventing ecosystem exploitation, 30x30 टारगेट को भी अचीव किया जाए और इकोसिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन को भी रोका जा सके।